तो चलिए फ्रेंड्स, आज समझते हैं कार्बो वेज रेमेडी को और उसके एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार की रेमेडी है, क्या पेशेंट के अंदर फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, कैसे मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे एंड कैसी उसके अंदर मोडालिटीज मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं फ्रेंड्स और समझते हैं कि ये रेमेडी बनी किस चीज़ से है, क्या उसका काम है और क्या इस रेमेडी का मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी रेमेडी को समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो चीज़ बनी किस चीज़ से है। तो फ्रेंड्स, हमारी रेमेडी कार्बोवेज बनी है वुडन चारकोल, यानी कि लकड़ी को बहुत देर तक जलाने से, यानी कि बिल्कुल अंत तक जलाने से, जब तक उसकी बिल्कुल राख ना बन जाए, उससे ये रेमेडी बनती है। एंड उसका फ़ायदा क्या है, तो फ्रेंड्स ये बताया गया है कि वुडन चारकोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी के हर पार्ट के, हर सेल के लिए, यानी कि एक एक सेल पर इसका काम है। और क्या काम है, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भरता है, यानी कि हमारी बॉडी की जो विटिलिटी है ना, उसको इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। उसके साथ साथ हमारे सर्कुलेशन पर ये काम करता है, यानी कि वुडन चारकोल हमारे सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अगर किसी का सर्कुलेशन वीक है, यानी कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है, नसें नीली पड़ती जा रही हैं, इंसान की वेन्स कमज़ोर हो गई हैं, उस चीज़ को भी ये इम्प्रूव करेगा। उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन मिक्स होती है दोस्तों, उसका जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी प्रीवियस इलनेस है, यानी कि बहुत लंबे समय से पेशेंट को बीमारी हो चुकी है और उसके बाद पेशेंट रिकवर कर रहा है, तो उस रिकवरी में हमारी बॉडी में अगर एनर्जी होगी तभी रिकवर हो पाएगा। तो उस रिकवरी करने में, यानी कि एनर्जी को मेंटेन करता है, रिकवरी करने में मदद करता है। और उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज बॉडी में पाया जाए फ्रेंड्स, तो उस हेमरेज से रिकवर करने में, यानी कि वापस से खून बनाने में, अगर एनीमिया हो जाए बॉडी के अंदर तो वापस से खून बनाने में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी मदद करता है। तो यही सब चीज़ें, यानी कि जो वुडन चारकोल करता है ना, वही सब चीज़ें आपको पेशेंट में कमी मिलेगी, यानी कि वही सब चीज़ों की कमी आपको पेशेंट में मिलेगी। जैसे कि सर्कुलेशन डिसऑर्डर आपको पेशेंट के अंदर मिलेगा, नसें नीली, हाथ पैर ठंडे और शरीर में बिल्कुल जान नहीं, यानी कि विटिलिटी और एनर्जी की बहुत कमी मिलेगी। पेशेंट हल्के से काम से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा और एक ऐसी स्टेज भी आती है कि बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म। बिल्कुल उसकी पल्स अगर आप चेक करेंगे तो पल्स हमेशा वीक मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन है, यानी कि बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती इस पेशेंट के अंदर। तो उससे होगा क्या, उससे हाथ पैर ठंडे, यहाँ तक बताया गया कि मुंह भी ठंडा, मुंह से जो हवा आ रही है वो भी ठंडी, और इवन सांस तक भी बिल्कुल ठंडी महसूस होती है। उसके साथ साथ पल्स बिल्कुल वीक मिलेगी इस पेशेंट की और शरीर में बिल्कुल जान नहीं मिलेगी। और अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया, यानी कि सर्कुलेशन डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन है, और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए फीमेल को मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो गए, तो उसके बाद तो बिल्कुल कोलैप्स वाली स्टेज आ जाएगी, यानी कि हल्का सा एग्जॉशन ही उसको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देगा, बिल्कुल फेंट कर देगा। बिल्कुल इंसान ऐसे हो जाएगा कि मेरे अंदर तो बिल्कुल जान ही नहीं है, ठंडे ठंडे उसको पसीने आ जाएंगे, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। तो उसके कारण ही इसके अंदर एक सिम्टम पाया जाता है कि डिज़ायर फैन ऑन दी फेस, यानी कि उसको बिल्कुल पंखा सर पे चाहिए, बिल्कुल चेहरे पे उसको पंखा चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पंखे से हवा पहुंचेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी शरीर में, तो उससे थोड़ा पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी रेमेडी को स्टडी करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि वो रेमेडी बनी किस चीज़ से, और वो जिस चीज़ से बनी है वो मटेरियल या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक जो कार्बोवेज की थीम है ना, वो सर्कुलेशन डिसऑर्डर पर है, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन पर है। उसके साथ साथ अगर पैसिव हेमरेज हो जाए उसको रिकवरी करने में, यानी कि विटिलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, इंटरनल ऊर्जा, उसे बढ़ाने में है। एंड इन सब की कमी आपको कार्बोवेज के पेशेंट में मिलेगी। पेशेंट आपको खुद बताएगा फ्रेंड्स कि हाथ पैर मेरे ठंडे हैं, ठंडे ठंडे मुझे पसीने आ रहे हैं, जरा सा काम करता हूँ या करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ या थक जाती हूँ। एंड ऐसे ही सिम्टम आपको उसके मेंटल सिम्टम्स के अंदर भी दिखेंगे, यानी कि सुस्ती मिलेगी, बहुत कमजोरी मिलेगी, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, ऊर्जा ही नहीं है शरीर में, ऑक्सीजन प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रही है ब्रेन के अंदर, इसलिए क्या मिलेगा, स्लगिशनेस, सुस्ती मिलेगी। उसके साथ साथ तनाव, डिस्टेंशन और स्वेलिंग किसी भी पार्ट पर मिल सकती है। और खासकर दोस्तों पेट के पार्ट पर हमने देखा है कि कार्बोवेज को हम, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे ना, होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे, और बोलेंगे कि मुझे गैस बन रही है, तो वो आपको कार्बोवेज थमा देगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बोवेज को ऐसा माना जाता है कि पेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा है क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स,
हल्का सा खाना ही उसको पच नहीं पाता। वो कारण इसलिए है कि एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पा रही है, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं वो अच्छे से बॉडी में नहीं निकल पाते। इसलिए क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि खाना मेरे यहीं पर रखा है। पिट ऑफ स्टमक जो होती है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि एपिगैस्ट्रियम वाला जो रीजन है वहीं पर खाना रखा है। पेशेंट बार बार बताएगा और बताया कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि तन गया, बहुत फूल गया मेरा पेट ऊपर, यानी कि अपर एब्डोमेन, और इसीलिए कार्बोवेज बार बार दी जाती है। तो उसके बारे में भी और डीप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेन थीम। तो मेन थीम वही है दोस्तों, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन। अगर पैसिव हेमरेज हो गया तो बॉडी में जो रिकवरी है उसमें मदद करेगी, हमारी ऊर्जा, हमारी विटिलिटी को बढ़ाएगी। उसके साथ साथ सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है ये रेमेडी, और यही पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने इसकी मेन थीम को समझा। चलिए अब इसके की यूजेस को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज रेमेडी कहाँ पर आती है। तो सबसे पहला जो की यूजेस दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। देखिए, हल्का सा पेशेंट चलेगा ना तो उसको सांस फूलने लग जाता है, और उसके साथ साथ ये रेमेडी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करती है। यानी कि खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस तक अगर हो जाए पेशेंट को, और उसमें सिम्टम क्या पाए जाएंगे, बिल्कुल फेंट हो जाएगा जरा सी खांसी से ही, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा पेशेंट। उसके साथ साथ हाथ पैर ठंडे, एकदम ठंडे ठंडे पसीने आ जाएंगे, जरा सी खांसी उसको बिल्कुल थका देगी, और उसके साथ साथ वूफिंग, वीजिंग और रैटलिंग कफ इसमें आपको मिल सकती है पेशेंट के अंदर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पर इस वुडन चारकोल का काम होता है, हर सेल पर ये काम करता है। तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पर भी ये रेमेडी काम करती है। सेकंड जो की यूजेस आया है वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। फ्रेंड्स, नाम सुनते ही समझ आ रहा है कि थकावट की बात हो रही है। और ऐसा क्यों पाया जाता है क्रॉनिक फटीग की, कोई पुरानी बीमारी हुई थी, उससे क्या है पेशेंट अच्छे से रिकवर ही नहीं हो पाया, उसकी शरीर और ज़्यादा डाउन ही होता चला गया, इसलिए वो बहुत ही पुराना चलता आ रहा है और अब वो बिल्कुल एग्जॉस्ट होने लग गया। यानी कि जरा सा काम उसको बहुत ज़्यादा थका देगा, उसके सांस फूलने लग जाएंगे, ठंडे ठंडे पसीने, हाथ पैर ठंडे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पेशेंट आपको ये भी बताएगा कि हाथ पैर तो ठंडे हैं, यानी कि आप टच भी करेंगे ना तो आपको ठंडे मिलेंगे हाथ, उसकी बॉडी ठंडी मिलेगी, बट अंदर से वो इंटरनली वो क्या महसूस करेगा, हीट महसूस करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि अंदर से आग निकल रही है बट हाथ पैर ठंडे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पूरा गड़बड़ाया हुआ है सर्कुलेशन डिसऑर्डर के कारण। हर चीज़ कनेक्ट हो रही है फ्रेंड्स। उस कनेक्टिविटी को अगर आप समझ गए तो आप पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट केस टेकिंग इस पर जितनी ज़्यादा अच्छे से होगी उतनी जल्दी आप कार्बोवेज के पेशेंट को पकड़ पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है क्यों। थर्ड पॉइंट में बात की गई है फटीग। तो फ्रेंड्स, वही बात निकल के आ रही है, भले ही वो क्रॉनिक हो, भले ही वो एक्यूट हो, अगर फटीग के साथ साथ ठंडे ठंडे पसीने, उन ठंडे पसीनों के साथ साथ उसको पंखा बिल्कुल फेस पे चाहिए, नहीं कि उसको फैन चाहिए, वरना उसे ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं सफोकेशन फील करेगा पेशेंट। और उसके साथ साथ एनर्जी की कमी, लो विटिलिटी पाई जाएगी और इम्प्रॉपर सर्कुलेशन पाया जाएगा, और जरा सा काम ही उसको थका देगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया दोस्तों, इनडाइजेशन एंड फ्लैटलेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर आप एक कॉमन कार्बोवेज को ये माना जाता है कि पेट की दवाई है, बट ऐसा नहीं है। हम समझ गए अब किस चीज़ की दवाई है। इसकी अगर आप बात करें इंडाइजेशन एंड फ्लैटलेंस की, तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद ही पेशेंट को क्या होगा, डिस्टेंशन, तन जाएगा, भारीपन हो जाएगा अपर एब्डोमेन पर, और क्या महसूस होगा कि मुझे सांस फूलने लग गया है खाना खाने के बाद। इवन सर में दर्द भी हो जाता है खाना खाने के बाद। और सिचुएशन एग्रावेट कब होती है, नहीं कि उस पेशेंट के सिम्टम बढ़ कब जाते हैं, लेटने से। अगर वो खाना खाते ही लेट गया तो उसको और ज़्यादा गैस बन जाएगी, और अगर बर्पिंग भी होगी, नहीं कि गैस पास भी होगी, तो उस पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और गैस पास कैसी होगी, बदबूदार होगी, खट्टी, बिल्कुल वैसी। ढकार आएगी तो भी उसको आराम मिलेगा, इवैक्यूएशन होगा तो आराम मिलेगा, और गैस पास होगी तो आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैस एक्यूमुलेट हो गई है बॉडी के अंदर वो पास हुई है, उसकी समस्या को आराम मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अंदर बढ़ती जा रही है गैस, वो रिलीफ हो गई, वो बाहर आ गई शरीर से। और उसके साथ साथ इस पेशेंट को ना वही चीज़ खाने का मन करेगा जो उसकी समस्या को बढ़ाता है। और पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे खट्टी चीज़ से समस्या है तो मुझे खट्टी चीज़ खाने से ही मन करता है, चावल से समस्या है तो चावल खाने का ही बहुत मन करता है। वही चीज़ खाना चाहेगा जिससे उसकी समस्या बढ़ती है। और खाते ही पेशेंट आपको बताएगा दोस्तों कि खाते ही ऐसा हो जाता है कि जैसे नशा चढ़ गया हो। खाना खाने के तुरंत बाद ही नींद, बहुत पेशेंट आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि कार्बोवेज का पेशेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कार्बोवेज का ही पेशेंट होगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि जैसे ही खाया तुरंत क्या होता है,
सर्कुलेशन डिसऑर्डर तो है ही, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी है यानी कि इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या है शरीर में थकावट महसूस होने लग जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊं। बट अगर वो लेट गया खाना खाते ही तो उसकी समस्या बढ़ जाएगी। पेट के मामले में तनाव तो मिलेगा ही मिलेगा, बट खाना खाते ही सुस्ती, बट अगर वो लेट गया तो समस्या बढ़ती भी नजर आएगी। और ऐसा बताया गया है दोस्तों कि अगर इनडाइजेशन के साथ साथ डायरिया पाया जाए, यानी कि इनडाइजेशन तो है ही, उसको खाना पचता नहीं है और उसके साथ साथ उसको डायरिया, दस्त लग जाते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं वो कार्बोवेज का पेशेंट हो सकता है। देखिए होम्योपैथी में अगर हम पेट की बात करें तो 3 से 4 रेमेडी जो है वो बहुत ही आसपास घूमती रहती हैं। अगर हम पेट के मामले में बात करें तो सबसे पहली तो हो गई कार्बोवेज, सेकंड हो गई हमारी चाइना ऑफ। देखिए चाइना ऑफ में क्या होता है, पूरा पेट तन जाता है, बट कार्बोवेज में क्या है, एपिगैस्ट्रियम यानी कि पिट ऑफ स्टमक या फिर अपर एब्डोमन, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऊपर का पेट जो है वो तनता है, वो उसमें तनाव महसूस होता है, उसमें ऐसा लगता है खाना यहीं पर रखा है। बट चाइना में क्या होता है, पूरा पेट तना रहता है। और लाइकोपोडियम में ऐसा माना जाता है कि लोअर एब्डोमन में अगर वायु इकट्ठी हो जाए, गैस इकट्ठी हो जाए और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन पाया जाए तो कहीं ना कहीं हम लाइकोपोडियम की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद बचती है एनवी, नक्स वोमिका। फ्रेंड्स नक्स वोमिका एक बहुत बड़ी दवाई है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 रेमेडीज़ में हम घूमते रहते हैं। तो कार्बोवेज एक अलग ही प्रकार की रेमेडी है दोस्तों। उसमें सर्कुलेशन डिसऑर्डर मिलेगा, कोल्डनेस मिलेगी पेशेंट के अंदर, ठंडेपन, ठंडे पसीने, हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, सांस ठंडी, पल्स बहुत वीक मिलेगी। उसके साथ साथ खाना वो पसंद करेगा जिससे उसकी समस्या बढ़ती है और लेटने से उसको एग्रावेट होगा, बट खाते ही नशा आ जाएगा। तो ये इसके इंडाइजेशन एंड फ्लैटलेंस की कहानी है। गैस पास होगी तो आराम मिलेगा। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स की यूजेस का, वो है पुअर सर्कुलेशन, जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। पुअर सर्कुलेशन में क्या पाया जाएगा, वेरिकोस वेन्स तक पाई जाती हैं पैरों के अंदर, नसें नीली मिलेंगी पेशेंट की, जरा सा चलेगा पेशेंट तो उसकी वेन्स में पेन होने लगेगा। एंड कहीं भी आपको शरीर में ना नीलापन अगर नजर आए तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं पुअर सर्कुलेशन इस पेशेंट के अंदर है। तो पुअर सर्कुलेशन की ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोवेज ही दवा है, बहुत सारी रेमेडीज है फ्रेंड्स। वो हम क्लियर कब कर पाएंगे, जब अच्छे से केस टेकिंग होगी। तो ये तो हमने समझ लिए पेशेंट के की यूजेस। चलिए अब एक एक पॉइंट को और डीपली डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ मेंटल सिम्टम्स को भी स्टडी करेंगे, एज वेल एज पेशेंट की मोडेलिटीज़ को भी समझेंगे कि किस चीज़ से उसको आराम मिलता है और किस चीज़ से उसकी समस्या एग्रावेट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर पढ़ते हैं की सिम्टम्स, यानी कि ये सिम्टम तो पाए जाएंगे कार्बोवेज के पेशेंट के अंदर। उसमें सबसे पहले बात की गई है उसके मेंटल सिम्टम्स की। लिस्टलेस बिहेवियर, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है सुस्ती, सुस्तपन, ऊर्जा की कमी होने के कारण और लैक ऑफ ऑक्सीडेशन होने के कारण ब्रेन में भी आपको वही सुस्ती पाई जाएगी जो फिजिकली उसके अंदर देखी जाएगी। इस पेशेंट का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता, सुस्ती रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है और मन उदास रहता है। यही चीज़ लिस्टलेस बिहेवियर को दर्शाती है। उसके साथ साथ कन्फ्यूज़न बहुत ही बड़ा सिम्टम है दोस्तों। आपको पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, या मैं क्या करूँ, या मैं कैसे करूँ। कन्फ्यूज़न रहेगी उसके ब्रेन में। यार ऐसा क्यों है, क्योंकि पुअर सर्कुलेशन के साथ साथ इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन ही ये कन्फ्यूज़न पैदा कराती है। जो वो सोचता है, देखिए जब हम सोचते हैं ना तो ब्लड फ्लो उस पार्ट पर होता है ब्रेन के जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस या फिर ब्रेन की वो स्पेसिफिक एरिया जो उस चीज़ को कराने में मदद करता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है बट सर्कुलेशन इम्प्रॉपर है, उसके साथ साथ इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है। और कोल्डनेस, ठंडापन तो इसका मुख्य सिम्टम है ही दोस्तों। हाथ पैर ठंडे, सांस ठंडे, मुंह ठंडा, बट अंदर से गर्माहट महसूस होगी, ये बात याद रखिएगा। और उसके साथ साथ कोलैप्स की स्टेज तब आ जाएगी कि मान लीजिए बहुत ही पुरानी बीमारी है, वो रिकवर नहीं हो रही, और उसके साथ साथ अब क्या हो गया, हेमरेज हो गया बॉडी में, किसी भी रूप से खून और ज़्यादा बाहर निकल गया, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है, या फिर कोई इंजरी हो गई या नोज ब्लीडिंग हो गई, किसी भी रूप से हेमरेज बॉडी से हो गया, तो क्या होगा, बिल्कुल कोलैप्स वाली स्टेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एनीमिया है, सर्कुलेशन डिसऑर्डर है, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन है, तो वो एक ऐसी स्टेज पैदा कर देंगे। या फिर बहुत ज़्यादा डाइसेंट्री हो गई, यानी कि हमारे स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग गया, तो भी कोलैप्स जैसी स्टेज पैदा हो जाएगी। तो एक राइटर ने ऐसा बताया कि अगर ऐसी स्टेज में पल्स बिल्कुल वीक या बिल्कुल मतलब पल्स मिले ही ना आपको, और उसके साथ साथ हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, पेशेंट में बिल्कुल जान नहीं है, इतनी भी जान नहीं कि पेशेंट बोल भी ले मुंह से, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले कार्बोवेज देनी चाहिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स ऐसा 100% रिजल्ट की अगर मैं बात बताऊं तो विद इन 15 मिनट्स अगर आपने
मान लीजिए केस टेकिंग कर रहे हैं और केस टेकिंग में आपको समझ आ गया कि ये कार्बोवेज का पेशेंट है, आपने क्लिनिक पे ही अगर कार्बोवेज की 4 बूंदे पेशेंट को पिला दी तो वहीं के वहीं वो क्या महसूस करेगा, एनर्जेटिक महसूस करेगा, उसको गैस भी पास होगी, उसके साथ साथ वो थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करेगा, वो बताएगा कि हाँ थोड़ी जान मेरे अंदर आई है, थोड़ी मेरी आंखें खुली। और ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है फ्रेंड्स। और यही चीज़ दर्शाती है दी पावर ऑफ होम्योपैथी, दी मैजिक ऑफ होम्योपैथी की इतनी वंडरफुल रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी के। बट उसके लिए क्या चाहिए, केस टेकिंग और केस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताया गया है पर्सन फील बेटर फ्रॉम फैंड एयर, यानी कि पंखे की हवा से उसको आराम मिलता है। उसका कारण आप लोग समझ ही गए हैं। उसके साथ साथ फ्लैटलेंस की बात तो हमने कर ही ली। और इस पेशेंट को मीठा भी अच्छा लगता है, कॉफ़ी भी अच्छी लगती है, सॉल्ट भी अच्छा लगता है, अल्कोहल भी अच्छी लगती है। बट ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो उसकी समस्या बढ़ा देंगे। पेशेंट आपको बार बार ये बात रिपीट करेगा कि मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है जो मेरी समस्या बढ़ा देगी। यानी कि मुझे अगर चावल पसंद है तो चावल खाने के तुरंत बाद ही मेरे को गैस बन जाएगी, पेट तन जाएगा, सुस्ती आ जाएगी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। ये सब सिम्टम पेशेंट आपको बताएगा। तो ये तो की सिम्टम्स हैं दोस्तों। इनमें से ये सिम्टम्स तो मतलब बॉडी में पाए जाने चाहिए अगर आप कार्बोवेज के पेशेंट को देख रहे हैं। अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और एक एक सिम्टम को डीपली डिस्कस करते हैं और सबसे पहले पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। तो रेमेडी प्रोफाइल के अंदर सबसे पहली बात वही बताई गई है दोस्तों कि पीपल हु नीड कार्बोवेज मे बी इन अ स्टेज ऑफ फिजिकल और मेंटल कोलैप्स। अब ये लाइन आप समझ गए होंगे, फिजिकल और मेंटल कोलैप्स की स्टेज में वो पाए जाएंगे। और ऐसा है क्यों, क्योंकि सर्कुलेशन डिसऑर्डर, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन एंड अगर हेमरेज भी हो गया है तो बिल्कुल कोलैप्स की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसके साथ साथ पल्स बिल्कुल वीक मिलेगी पेशेंट की। और उसकी जो स्टेज है उसके बारे में बताया गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिब्लिएटेड स्टेजेस रेंजिंग फ्रॉम सिंपल फेंट, यानी कि जो कमजोरी है ना, डिब्लिएटेड का मतलब जो कमजोरी है उसके स्तर की बात बताई गई है कि वो रेंज हल्के से फेंट यानी कि जरा सा काम किया तो थकावट महसूस हुई से लेकर बिल्कुल एग्जॉस्ट भी, यानी कि बिल्कुल गिर गया, पेशेंट लगा कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, और पेशेंट गिर भी जाता है। और उससे भी ज़्यादा सीरियस कोलैप्स तक की स्थिति कार्बोवेज के पेशेंट के अंदर आपको मिल सकती है। तो देखिए, अगर आपने समझ लिया तो आप जल्दी रिकवर कर देंगे। अगर आप समझने में लेट हो गए कि ये कार्बोवेज का पेशेंट है तो वो कोलैप्स की स्टेज तक पहुंच सकता है। उसके बाद बताया गया है कि आपको ऐसे पेशेंट तक मिल सकते हैं जो कभी फुल्ली रिकवर्ड हुए ही नहीं अपनी पास्ट या फिर प्रीवियस इलनेस से, वो भी कार्बोवेज में, यानी कि इतनी ताकत है वुडन चारकोल में कि उसके अंदर भी ऊर्जा भर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल ये रेमेडी है। और हम लोग सिर्फ इसको पेट के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और उसमें सिम्टम्स की बात बताएगा कि कैसे सिम्टम्स पाए जाएंगे बॉडी के अंदर। इंक्लूड एक्सट्रीम वियरीनेस ऑन मेकिंग लीस्ट एफर्ट, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा कमजोरी, और वो थकावट वो कमजोरी उसके ब्रेन में भी दिखेगी दोस्तों। आपको ब्रेन भी परेशान रहेगा, जैसे कि बताया, कंफ्यूज रहेगा, मन नहीं लगेगा। तो काम में मन लगे तो काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट और ज़्यादा चिंता में आ जाएगा। उसके साथ साथ इनडिफरेंस, मन उदास रहेगा। उसके साथ साथ उसकी जो एंजाइटी है वो रात के समय बढ़ती है। और इसका एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों, अलॉन्ग विद अ फियर ऑफ सुपर नेचुरल्स, उसको भूतों के सपने बहुत आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि चुड़ैल मेरे कमरे में आ गई है। बच्चे भी ऐसा बताते हैं, एल्डर्स भी ऐसा बताते हैं कि गोस्ट के सपने बहुत ज़्यादा रहते हैं। फियर ऑफ गोस्ट भी उनके अंदर पाया जाएगा, ड्रीम्स ऑफ गोस्ट भी अंदर पाया जाएगा। ऐसा उनको महसूस होता है कि कोई मेरे ऊपर बैठा है, मेरे को दबा रहा है, मेरा गला दबा रहा है। वो ऐसा होता क्यों है? वो सर्कुलेशन डिसऑर्डर के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि लाइंग डाउन से उसके सिम्टम एग्रावेट होते हैं। बट वो दबाव इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसको सुपर नेचुरल्स का फियर है, उसके साथ साथ सर्कुलेशन डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसको दबाव महसूस होने लगता है। वो कहीं पंडित पे जाएगा, कहीं मौलवी पे जाएगा, बट मेन कॉज क्या है? सर्कुलेशन डिसऑर्डर होने के कारण उसका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो रहा है और वो उसको ऐसी ड्रीम्स पैदा करा रहा है। इसी में नेक्स्ट पैरा में बताया दोस्तों, टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स क्या पाए जाएंगे? कोल्ड, क्लैमी बॉडी, स्वॉलन फेस, वीकनेस एंड नमनेस और बर्निंग पेन इन दी लिम्स। तो ठंडापन तो पाया ही जाएगा। उसके साथ साथ अगर पेशेंट आपको बताएगा कि अगर मैं खाना खा के लेट गया तो जब मैं उठूंगा ना तो मुझे हाथ पैर सूजे हुए मिलेंगे, मेरा चेहरा सूजा हुआ मिलेगा। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा? स्वेलिंग महसूस वहाँ पर होने लगती है। सोते सोते हाथ पैर सुन हो जाएंगे। ये तो आपको बहुत पेशेंट बताएंगे कि जिस साइड लेटती हूँ या लेटता हूँ वो एरिया सुन हो जाएगा। और खाना खाने के बाद अगर लेट गए तो वो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ जलन वाला दर्द मिलेगा जोड़ों के अंदर। और इसी में गैस की बात बताइएगा दोस्तों, अ टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम ट्रैप्ड गैस इज कॉमन,
यानी कि पेशेंट के अंदर वायु की मात्रा यानी कि गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और उसको ढकार आने से या गैस पास होने से बड़ा रिलीफ मिलता है। और वही गैस उसके अंदर क्या पैदा करती है, सुस्ती पैदा करती है, कमजोरी पैदा करती है, ब्रेन में कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है। और नेक्स्ट पैरा में बताया फ्रेंड्स कि डिस्पाइट यूजली फील कोल्ड पीपल हु रिस्पॉन्ड टू कार्बोवेज लाइक फ्रेश एयर, यानी कि ठंडा महसूस कर रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं, हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, तब भी उन्हें ठंडी हवा चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल हीट है, अंदर से उसे बहुत गर्मी लगती है, बाहर से ठंडापन है, तो वो अंदर की गर्मी को बचाने के लिए उसको पंखा चाहिए। तो इसीलिए बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा था स्टार्टिंग में कि वो बताएगा कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े हैं। और आप यकीन मानिए अभी भी 2 पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं। एक पेशेंट तो हमें बताता है, यानी कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और एज भी काफ़ी ज़्यादा है उनकी, तो वो पेशेंट बताता है कि अगर मैं 2 कदम भी चलूँगा ना, मेरे हाथ पैर ठंडे बर्फ़ हो जाएंगे। और मैंने जब उनकी स्किन टच की तो यस, वो बिल्कुल बर्फ़ थे। और उन्होंने बताया कि मुझे वो 2 कदम चलने से ही घबराहट हो जाती है, हार्ट के रीजन पर एक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है? वो सर्कुलेशन डिसऑर्डर है दोस्तों। उनके बॉडी में जो ना ऑक्सीजन अच्छे से इम्प्रॉपर फ्लो हो पा रही है, ना ही उनको अच्छे से सर्कुलेशन हो पा रहा है, इसलिए ऐसा उनकी बॉडी के अंदर मिल रहा है। और वो तब से हुआ था जब से उन्होंने अपने पेट का ऑपरेट कराया था, यानी कि उस टाइम की इलनेस उनको अब तक रिकवर हो ही नहीं पाई। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम फर्दर केस टेकिंग उनकी करेंगे तो वो कार्बोवेज के पेशेंट हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो कार्बोवेज के ही पेशेंट हैं, सीधा उठा के कार्बोवेज दे दी जाए। और डीप केस टेकिंग करनी चाहिए, मॉडलिटीज़ को समझना चाहिए और खासकर मेंटल सिम्टम्स पर थोड़ा काम करना चाहिए, तब जाके एक पेशेंट को मेडिसिन देनी चाहिए। और इसी में आगे बताया गया है कि दे में क्रैव जंक फूड, उनको जंक फूड पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, स्वीट पसंद है, सॉल्ट पसंद है, एंड अ लॉन्च फॉर एल्कोहल ऑल्दो इट मेक्स देम फील अनवेल। ये सब उनको पसंद है, पर ये सब चीज़ें उनको क्या कर देंगी? और ज़्यादा परेशान कर देंगी, और ज़्यादा वायु उनके शरीर में भर देंगी। और अगली लाइन में बताया फ्रेंड्स कि इन कॉमन with herbalitis, homeopaths often give the remedy for flatulence and weak digestive functioning। तो यही बात बताइए दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो क्या करेगा? मेडिकल स्टोर वाला आपको कार्बोवेज थमा देगा कि कार्बोवेज खाते रहिए, आपका पेट ठीक रहेगा। तो उसी की यहाँ पर बात बताई गई है। बट मेन कारण क्या है? मेन कारण फ्लैटलेंस नहीं है, मेन कारण इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन है, इम्प्रॉपर सर्कुलेशन है, एंड या फिर किसी रिकवरी हो ही नहीं पाई बॉडी में, या फिर पैसिव हेमरेज हुआ है, उसके बाद बहुत वीकनेस आ गई है, वो है मेन कारण। उसके कारण जो स्लोनेस एंड तनाव महसूस होता है पेट में, वो हमें समझना चाहिए। तो यही फ़र्क है एक मेडिकल स्टोर एंड एक प्रोफेशनल होम्योपैथ में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया दोस्तों। कार्बोवेज मे बी टेकन फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फॉर अ पुअर स्लगिश कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली इन एल्डर्स। क्या हो रहा है? जो थोड़े बुजुर्ग हो जा रहे हैं, बुजुर्ग देखिए होता क्या है, देखिए वो एज में क्या है, रिकवरी हर चीज़ की स्लो होने लग जाती है, सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है। तो क्या हो रहा है? हल्का सा काम भी उनको सांस फुला देगा, उनके अंदर सुस्ती रहेगी और बहुत जल्दी वो पेशेंट थकता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हमने रेमेडी प्रोफाइल की बात की जिसमें सबको मिला दिया गया और कॉमन एक बात बताई गई कि कार्बोवेज किस चीज़ के लिए काम आती है। अब फ्रेंड्स एक एक सिम्टम को और ज़्यादा डीपली समझते हैं और उसके साथ साथ उसकी मोडेलिटीज़ को भी समझते हैं कि किस स्पेसिफिक सिम्टम्स के अंदर उसको क्या मोडेलिटीज़ पाई जाएंगी, जिसका मतलब है किस चीज़ से उसको आराम मिलेगा, किस चीज़ से उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है फटीक, यानी कि थकावट। तो कैसा फटीक पाया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 बातें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कमजोरी, वीकनेस, सीवियर एग्जॉशन, यानी कि जरा सा काम किया और बिल्कुल ऐसे लगा कि एग्जॉस्ट, बिल्कुल गिर जाऊंगा, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। उसके साथ साथ लो विटेलिटी, ऊर्जा की कमी। यही 3 चीज़ें फटीक में पाई जाएंगी और यही 3 चीज़ें आपको पेशेंट के अंदर दिखेंगी, 100% दिखेंगी अगर आप अच्छे से केस टेकिंग करेंगे। उसके साथ साथ स्किन की बात बताइए। स्किन कैसी पाई जाएगी? बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल पेल, बट दी बॉडी फील हॉट इनसाइड। वो पॉइंट खुद ब खुद यहाँ आ गया दोस्तों, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा था कि स्किन ठंडी मिलेगी, बिल्कुल पेल मिलेगी, बट अंदर से वो क्या महसूस करेगा? हॉट महसूस करेगा। और मुंह का स्वाद भी उसका कड़वा सा रहेगा। देयर इज बिटर टेस्ट इन दी माउथ। तो पेशेंट आपको ये भी बता सकता है कि पेट खराब होने के साथ साथ मेरे मुंह का जो जायका है या स्वाद है या फिर टेस्ट है वो भी डिमिनिश्ड है या फिर बिल्कुल बिटर है, बिल्कुल कड़वा सा उसका टेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ कार्बोवेज कैन बी यूज्ड फॉर लॉस ऑफ विटेलिटी, फटीक और शॉक ड्यूरिंग कन्वल्सेंस। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोवेज विटेलिटी बढ़ाने में तो काम आएगी दोस्तों, हमारी थकावट को भी दूर करती है और उसके साथ साथ कोई शॉक या फिर
कन्वल्सेंस का मतलब है कि कोई पुराना ऑपरेट हुआ हो या फिर कोई पुरानी इंजरी जो रिकवरी अब तक नहीं हो पाई, उसको भी रिकवर करने में कार्बोवेज मदद करती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊर्जा है वुडन चारकोल के अंदर एंड कितनी ऊर्जा हमारे होम्योपैथी में अंदर है कि प्रीवियस इलनेस यानी कि जो क्रोनिक इलनेस है उसको भी रिकवर करने की ताकत रखती है। अब इसकी मोडालिटीज़ को समझते हैं कि किस चीज़ से पेशेंट को फटीग की कंडीशन में आराम मिलेगा और किस चीज़ से उसके सिम्टम एग्रावेट होंगे। तो फ्रेंड, बर्पिंग यानी कि गैस पास होना, इसमें उसको हर चीज़ में आराम मिलता है। अगर उसकी गैस पास हो जाए, पेशेंट आपको खुद बताएगा कि अगर कहीं ना कहीं बर्पिंग हो जाए तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है, या फिर फॉर बीइंग फैन यानी कि पंखे की हवा से उसको आराम मिलता है। और उसका कारण वही है इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर घुटन हो रही है, मेरे अंदर सांस ही नहीं पहुंच पा रही है। तो उसको पंखा अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको बेटर फील होगा। उसके साथ साथ सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर वार्म, गर्मी में और परेशान हो जाएगा पेशेंट। अगर वेट वेदर होगा यानी कि बारिश वाला मौसम होगा तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी पैदा हो जाती है, उमस पैदा हो जाती है। तो उसको क्या लगेगा? उसको ऐसा लगेगा कि मुझे घुटन हो रही है। इवनिंग में उसकी समस्या बढ़ती है दोस्तों, लेटने से, लाइंग डाउन से उसकी समस्या बढ़ती है। रिच फैटी फूड, वाइन और कॉफ़ी से उसकी समस्या और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो देखिए, फटीक में भी वही सब सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम है, यानी कि कोई बहुत पुरानी बीमारी है जो रिकवर नहीं हुई, तब कैसी कंडीशन पाई जाएगी? एचिंग, बर्निंग, पेन ऑल ओवर दी बॉडी, उसके साथ साथ स्वॉलन और टेंडर ग्लैंड्स। ग्लैंड कैसे हो जाएंगे? टेंडर, सख्त से हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। उस पर क्या है? एचिंग पेन, जैसे खिंचाव जैसा दर्द होने लगेगा, जलन जैसा दर्द होने लगेगा, और वो पूरी बॉडी में पाया जाएगा। पेशेंट आपको बताएगा कि एक एक पार्ट में मेरे दुखन है। उसके साथ साथ सूजन, हाथ पैर भारी भारी से लगेंगे पेशेंट को, चेहरा भारी भारी से लगेगा। और उसके साथ साथ बताया गया कि कन्फ्यूज़न और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड एंजाइटी मे बी एविडेंट अलॉन्ग विद सिम्टम ऑफ फटीग। तो कन्फ्यूज़न की तो हमने बात करी ली फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी। कन्फ्यूज़न के साथ साथ उसको कंसंट्रेशन में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी पाई जाएगी और उसके साथ साथ एंजाइटी पाई जाएगी। एंजाइटी इसलिए पाई जाएगी कि कोई भी काम उससे अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, उसका मन उदास रहेगा, इनडिफरेंस उसके अंदर पैदा हो जाएगा। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के अंदर भी आप लोग देख रहे होंगे हर पार्ट में वही चीज़ पाई जा रही है दोस्तों। सर्कुलेशन कहीं ना कहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन की इम्प्रॉपरनेस कहीं ना कहीं आ रही है, और पुरानी कोई बीमारी या पुराना कोई हेमरेज जो रिकवर नहीं हो पाया। ये 3 पॉइंट पूरे कार्बोवेज में घूम रहे हैं। बट इनको समझेगा कौन? जब आप अच्छे से केस टेकिंग करेंगे, क्योंकि पेशेंट क्या बताएगा? पेशेंट एक साथ सब कुछ थोड़ा बता देगा। पेशेंट तो आपको अलग अलग दवाइयों की तरफ ले जाएगा। वो कभी कुछ बताएगा, कभी फिर वो मेंटल सिम्टम्स की तरफ चला जाएगा, कभी वो पेट की तरफ चला जाएगा। तो केस टेकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे आप एक रेमेडी को या एक पेशेंट को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का पेशेंट है और क्या इसकी रेमेडी हो सकती है। इसकी अगर मोडालिटीज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून में पेशेंट को थोड़ा फील अच्छा होता है और लेटने से, देखिए क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के अंदर लेटने से आराम मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी में अब जान बची ही नहीं है। बिल्कुल एग्जॉशन वाली उसकी स्थिति आ चुकी है कि अगर मैं ज़्यादा चला फिरा तो मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा या फिर चक्कर खा जाऊंगा। तो इसलिए उसे इस कंडीशन में लेटने से आराम मिलता है, और वो उसका कारण है ऊर्जा की कमी। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? कोल्ड से। ठंडा तो उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा दोस्तों। डैम्प वेदर, नमी वाला मौसम, रात के समय, एग्जर्शन, जरा सा भी वो काम कर लिया, जरा सा कोई भारी काम कर लिया, जरा सा चल भी लिया, तो पेशेंट आपको बताया कि मेरे अंदर जान अब नहीं बची फॉर टॉकिंग। बात करने तक से भी उस पेशेंट के अंदर आपको थकावट महसूस होगी। तो इतनी भी उसमें ऊर्जा नहीं बचती दोस्तों कि वो बात भी कर ले। और उसके साथ साथ अगर हेमरेज का केस भी मिल जाए ना आपको, कि अभी मान लीजिए कोई फीमेल आपके पास आई है जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन हुए हैं, और कहीं ना कहीं भी वो कार्बोवेज की पेशेंट है, यानी कि उसके अंदर सर्कुलेशन का भी डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन भी है, तो उसकी अगर आप पल्स चेक करेंगे ना, तो पल्स या तो मिलेगी ही नहीं, या फिर बहुत वीक पल्स मिलेगी, हाथ पैर ठंडे मिलेंगे, और या तो उसको कोई उठा के लाएगा आपके क्लिनिक पर, या फिर वो बताएगी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये 4 बातें ही आपको बता देंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्बोवेज की पेशेंट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो कार्बोवेज की पेशेंट हो सकती है। अब आया है इनडाइजेशन एंड फ्लैटलेंस। तो फ्रेंड्स, इसकी हमने बात ही कर ली। इनडाइजेशन, खाना नहीं पच पाता, खाना ऐसे लगता है कि ऊपर ही रखा है, खाने के बाद सुस्ती पैदा हो जाती है, उसके साथ साथ गैस पास होने से आराम मिलता है, और पेशेंट को वही खाना पसंद है जो उसकी समस्या बढ़ा देगा। तो चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इनडाइजेशन एंड फ्लैटलेंस दैट अकर रिगार्डलेस ऑफ डाइट। डाइट की गड़बड़ के कारण जो इनडाइजेशन और फ्लैटलेंस पाया गया है, उसमें
रीगर्गिटेशन ऑफ फूड में अकम्पेन्ड बाय सोर बर्प्स, अजीब सी एक बदबूदार उसकी गैस पास होगी, स्मेली गैस, डकारे भी उसको अजीब सी आएंगी, और ऐसा तक पेशेंट बता देता है कि ऐसा लगता है कि खाना जो है मेरा वापस गले में आ गया है, और उसके साथ साथ डायरिया और ब्लोटिंग, सो दैट द स्किन ऑफ द स्टमक इज स्ट्रेच्ड टॉट। तो फ्रेंड्स, खासकर अपर एब्डोमेन, एपिगैस्ट्रियम वाला एरिया या फिर पिट ऑफ स्टमक वाले एरिया पर पेशेंट ऐसे बताया कि यहाँ पर ना ऐसा रखा है कि कुछ भार है, बिल्कुल तन गया है मेरा ये वाला हिस्सा। एंड ये तो आपको 100% बताएगा कि कहीं ना कहीं अगर वो कार्बोवेज का पेशेंट हुआ कि ये वाला हिस्सा तन गया है, बिल्कुल तनाव महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है सांस भी नहीं मुझे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन पाई जाएगी, और उसके साथ साथ अगर गैस भी पास होगी तो बहुत ही बदबूदार गैस है। उसके साथ साथ आपको इंडाइजेशन के साथ साथ डायरिया भी पाया जा सकता है। और इसी में आगे बताया गया कि ओवर ईटिंग में ट्रिगर नॉसिया, डिजीनेस, फेंट एंड मॉर्निंग हेडेक, वेयर दी हेडेक फील्स हैवी एंड हॉट। तो ओवर ईटिंग, अगर उसने जरा सा ज़्यादा खा लिया, क्योंकि उसको पसंद ही वही है जो उसकी समस्या बढ़ाता है, तो अगर मान लीजिए उसने अपनी पसंदीदा चीज़ जरा सी ज़्यादा खा ली तो उसका बुरा हाल होना तय है पेट के मामले में। और पेशेंट आपको ये बात बार बार बताएगा कि अगर मैंने ये चीज़ ज़्यादा खा ली और यही चीज़ मुझे पसंद है तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। नॉसिया फीलिंग, उल्टी का मन, डिजीनेस, सब कुछ घूम रहा है, फेंट, बिल्कुल मैं सुस्त हो जाऊंगा खाते ही। और अगर मैं खा के लेट गया, मान लीजिए उसने रात को खाया और वो लेट गया, तो सुबह सर में दर्द पाया जाएगा, हाथ पैर भारी, मुंह सूजा हुआ मिलेगा और शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा? वो परेशान हो जाएगा। तो मेन क्या हो रहा है? सर्कुलेशन डिसऑर्डर, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन और इंडाइजेशन, ये तीनों चीज़ें मिलकर उसको और ज़्यादा फेंट पैदा कर दे रही हैं। बिल्कुल उसको लगेगा कि मेरे अंदर तो ऊर्जा ही नहीं है। तो सिम्टम इसमें एग्रावेट कब हो रहे हैं और इसमें एमेलियरेट कब हो रहे हैं? तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर कोल्ड। ठंडी हवा में उसको थोड़ा बेटर फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटरनल हीट है, बाहर से दिखने में स्किन ठंडी है। फ्रेश एयर से उसको अच्छा फील होगा। उसके साथ साथ फॉर पासिंग गैस, फॉर बर्पिंग, गैस अगर पास हो गई तो 100% कार्बोवेज के पेशेंट को रिलीफ मिलता है। बर्पिंग से 100% कार्बोवेज के पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? अगर खाना खा के लेट गया, लाइंग डाउन से, सुबह सुबह भारी खाना खाने से, रिच फैटी फूड, दूध भी उसको पचता नहीं है, कॉफ़ी नहीं पचती, वाइन नहीं पचती। अब बात करते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में कार्बोवेज के अंदर कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो स्पैज्मोटिक कफ, वूफिंग कफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एल्डर्स के अंदर पाया जाएगा। देयर में भी कोल्ड पर्सपिरेशन एंड वीकनेस, चोकिंग, गैगिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस। तो ऐसा सिचुएशन पैदा होगी कि शरीर में जान नहीं है पर खांसी तो आ रही है, तो खांसते खांसते ही बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा शरीर। पेशेंट आपको बताएगा ये बात कि शरीर में तो जान नहीं है और खांसी मेरा बुरा हाल कर रही है, तो खांसूंगा ना मैं अगर, तो बिल्कुल हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, मैं बेजान हो जाऊंगा और ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट जाएगा। उसके साथ साथ उसको कभी कभार, ऐसा हर बार नहीं पाया जाता, बट कभी कभार वॉमिटिंग भी पाई जाएगी जिसमें म्यूकस निकलेगा। और उस कंडीशन में भी क्या है, उसको ठंडी हवा चाहिए तुरंत। अगर वो कूलर या पंखे के आगे नहीं बैठा तो उसको ऐसा लगेगा मेरा दम घुट जाएगा खांसते खांसते ही। तो जी यही इसमें लाइन भी बता रखी है दोस्तों, अ डिज़ायर फॉर फ्रेश एयर इज़ कॉमन। ये तो कॉमन सिम्टम है। अगर खांसी में अगर ऐसा पाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम कार्बोवेज की तरफ जा सकते हैं। एज इज फीलिंग ऑफ सफोकेशन, उसको ऐसा लगेगा मेरा दम घुट जाएगा। अब इसमें सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर फ्रेश एयर, खुली हवा में अच्छा लग रहा है। फॉर बीइंग फैंड, पंखा कंटिन्यू चलता रहे उसको अच्छा लगेगा। और फॉर सिटिंग अप, क्योंकि उसने पहले ही मेहनत कर ली, खांस लिया, तो अब उसके अंदर जान पहले ही नहीं थी और भी ज़्यादा चली गई, तो इसलिए क्या होगा, आराम से बैठने से उसको थोड़ा सा ठीक फील होगा। वर्स कब हो जाएंगे? गर्मी। अगर खांसी है उसके साथ साथ वो गर्म जगह में है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। मेंटली भी वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। वेट वेदर, बारिश वाला मौसम हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। ओवर ईटिंग उसको खांसी पैदा कर सकती है रात के समय, और रिच फूड उसको और ज़्यादा परेशान कर देगा उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। अब आ गया फ्रेंड्स सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि है पुअर सर्कुलेशन। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कार्बोवेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो यही है, पुअर सर्कुलेशन। इसमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया गया है। रिड्यूस्ड एनर्जी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक तो एनर्जी की कमी और ज़्यादा कम होती जा रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्यों है? ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन अराउंड दी बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बॉडी में उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उतनी अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पा रही है जितनी करनी चाहिए। और वही चीज़ हर चीज़ का कारण बन रही है
उसी चीज़ को कार्बोवेज बढ़ाती है। आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी कार्बोवेज बढ़ाएगी। आप लोग देखिएगा, फील करिएगा, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप कार्बोवेज के पेशेंट हैं, तो अगर आपने कार्बोवेज 30 की 4 बूंदे अपनी जीभ पर डाली ना, तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुला खुला सा महसूस कर रहा हूँ, यानी कि ऑक्सीजन मेरे अंदर खुद से पहुंच रही है, मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। और वो काम तभी करेगी अगर आप कार्बोवेज के पेशेंट होंगे। तो इसलिए ये जो लाइन है ये बहुत डीप है, इससे ही पूरी कार्बोवेज समझ आती है। और इसी में आगे बताया गया है, द स्किन ऑन दी फेस, हैंड, फीट में बी कोल्ड एंड ब्लू। स्किन कैसे मिलेगी? ठंडी मिलेगी या फिर नीली भी मिल सकती है। हॉर्सनेस एंड अ कोल्ड टंग, जीभ भी ठंडी मिलेगी, सांस भी ठंडी मिलेगी इस पेशेंट के अंदर। एंड देयर में ऑल्सो भी कोल्ड एंड पफी लेग्स, भारी भारीपन मिलेगा टांगों में और ठंडापन, यानी कि पेशेंट बताएगा कि ऐसा लग रहा है जैसे टांगे सुन्न हो जाएंगी, बिल्कुल ठंडी पड़ी हैं टांगे। विद अ टेंडेंसी फॉर ब्लीडिंग वेरिकोस वेन्स टू फॉर्म, और उसके साथ साथ वेरिकोस वेन्स तक उसको ऐसा लगेगा कि नसें मेरी फट जाएंगी और वहाँ से खून हो जाएगा। और उसके साथ साथ नसें कैसी मिलेंगी? वेरिकोस वेन्स उनमें मिलेगा। और वो क्यों है? क्योंकि इम्प्रॉपर सर्कुलेशन है ब्लड का एंड ऑक्सीजन का। तो ये जो पुअर सर्कुलेशन वाला पॉइंट है ना, ये पूरी कार्बोवेज को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझा देता है। इसके सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड, फ्रेश एयर, फॉर बर्पिंग से उसको आराम मिल रहा है, जिसमें जो मतलब लगभग कार्बोवेज में कॉमन सिम्टम है। वर्स कब हो रहे हैं? लेटने से वर्स हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, इन दी इवनिंग वर्स हो जा रहे हैं। मिल्क, कॉफ़ी और फैटी फूड उसको और ज़्यादा परेशान कर दे रहा है। तो ये हमने समझी कार्बोवेज। एंड ऐसा नहीं है कि यही पूरा सार है, कार्बोवेज बहुत बड़ी रेमेडी है फ्रेंड्स, और इतनी ये ताकत रखती है कि अगर कोई मरने की स्थिति पे भी है ना, आपने पल्स चेक की, पल्स बिल्कुल लो, मुंह से बोला नहीं जा रहा, सांस बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल जान नहीं, अंतिम स्टेज में यानी कि कोलैप्स वाली स्टेज में पेशेंट पहुंच चुका है, तो भी अगर आपने समझ लिया कि ये कार्बोवेज का पेशेंट है, तो वहीं से वो पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी ऊर्जा वाली ये रेमेडी है। तो इसको सिर्फ ऐसा मत मानिए कि पेट के लिए रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है फ्रेंड्स ये। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसी कोई समस्या चल रही है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जो रिकवर नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको ईमेल आईडी प्लस व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। व्हाट्सएप पर प्लीज़ वीडियो कॉल वगैरह या फिर कॉल वगैरह मत करें, सिंपल मैसेज करें तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। एंड पूरी प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपके घर मेडिसिन होम डिलीवर्ड कर दी जाएंगी। तो इसके साथ साथ इस रेमेडी में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इससे भी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।